Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So आज की पर्टिकुलर सेशन के अंदर बिजनेस फाइनेंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे। क्लास नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। Those who are preparing for CA एग्जामिनेशन, तो अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है CA एस्पिरेंट्स के लिए 28 फरवरी 12 बजे। ये वाला टेस्ट जो है ये आपका रहेगा और आप यहाँ पे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 1 करोड़ तक की। अगर आपकी रैंक आती है 1 से 3 में तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आती है तो 75% डिस्काउंट मिलेगा। रैंक 11 से 10 पे 50% डिस्काउंट है। 51 से 200 रैंक होल्डर्स को 25% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आप वहां पे चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए। आपको ये आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीए फाइनल के लिए अभ्यास में 2021 अटेम्प्ट के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच आया है जो पूरा का पूरा सिलेबस आपको जो है कंप्लीट करा रहा है सीए के से रिलेटेड, सीए फाइनल ग्रुप 1 से रिलेटेड एज वेल एज ग्रुप 2 से रिलेटेड। ये प्रिपरेशन जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपकी हो रही है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं एज वेल एज आप अगर एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो केवल एक ही ग्रुप का भी आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज शाजली भी। इस कोड को यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे भी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। सो क्लास नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस फाइनेंस का उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंस तो ओवर हियर 2 वर्ड्स आर देयर, वन इज बिजनेस एंड द अदर वन इज फाइनेंस। तो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है उसका जो मैनेजमेंट है उसकी पूरी की पूरी स्टडी हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर करनी है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट बिजनेस कंसर्न, तो हर एक बिजनेस कंसर्न को, हर एक एंटरप्राइज को फाइनेंस की नीड रहती है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। हम कह सकते हैं इस इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए तो एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड करती है फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस को हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंस क्या है, लाइव ब्लड है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। चाहे वो बिजनेस छोटा है चाहे वो बिजनेस बड़ा है, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय फाइनेंस, फाइनेंस है क्या आखिर? तो फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज द आर्ट या साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। फाइनेंस क्या है? पैसे को मैनेज करने का तरीका आपका। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं। यानी आप अगर रैंडमली सोचे ना फाइनेंस का मतलब क्या है, तो फाइनेंस का मतलब आपको लगेगा पैसा। बट अगर आप फाइनेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो फाइनेंस के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग। नो फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट अ टाइम जब वो नीडेड हो। यानी बिजनेस कंसर्न को जब जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके पास में उतना पैसा हो ना। फाइनेंस का फंक्शन क्या है? फंड्स को प्रोक्योर करना और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। दैट इज व्हाट हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम रहता है, कि पैसे को एफिशिएंट टाइम पे लेके आना, या हम कह सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट में पैसा लेके आना और उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एक फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल है वो रहता है ना। जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या करता है? कैपिटल इंक्लूड होगा, फंड्स, मनी, अमाउंट, बट ईच वर्ड इज हैविंग इट्स यूनिक मीनिंग। यहाँ पे हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग है। कैपिटल अलग सेंस में यूज होता है, फंड अलग सेंस में यूज होता है, मनी अलग सेंस में यूज होता है, एंड अमाउंट को हम अलग सेंस में यूज करते हैं ना। एक एक करके इनको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस फाइनेंस इज? बिजनेस फाइनेंस इज दैट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो कंसर्न है किससे? एक्विजिशन, conversion of capital funds in meeting financial needs and overall objectives of a business. Financial management एक integral part है overall management का आपका ना। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को हम 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 2 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी है मेरे फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया मेरा प्राइवेट फाइनेंस। यानी फाइनेंस कितने तरीके का हो सकता है? एक तो प्राइवेटली जो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक हो गया जो पब्लिक को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक ओवर हियर मींस गवर्नमेंट।
तो जो प्राइवेट नीड है, प्राइवेट फाइनेंस की जो नीड है, तो प्राइवेट के अंदर अगेन 3 हेड्स हो जाते हैं हमारे पास में। एक तो हो गया इंडिविजुअल फाइनेंस। इंडिविजुअल फाइनेंस क्या हो गया, जैसे हमको आपको जो फाइनेंस की नीड होती है दैट इज आपका इंडिविजुअल फाइनेंस, ठीक है, ये हो गया आपका इंडिविजुअल फाइनेंस। नाउ दिस इज पार्टनरशिप फाइनेंस। पार्टनरशिप फाइनेंस क्या है आपका, जो एक पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह को रिक्वायरमेंट होती है, यानी हम कह सकते हैं इंडिविजुअल हो गए आपके एक पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म में आपके 2 या 10 कितने मेंबर्स होते हैं, और एक हो गया बिजनेस एंटरप्राइज को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमको अपने इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फाइनेंस पढ़ना है, ये वाला फाइनेंस पढ़ना है। दिस इज व्हाट बिजनेस फाइनेंस इज। हमको ये पढ़ना है अपने इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एंड सेमी गवर्नमेंट का। अगेन वी डू नॉट हैव टू स्टडी दैट। तो अगर हम बात करें ये फाइनेंस का कौन सा एस्पेक्ट इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज बिजनेस फाइनेंस विच इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। फाइनेंस क्या है, इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है एक हमारे पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज का। ना अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो है ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं। आई बिलीव दिस इज वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके पास में कई बारी एग्जामिनेशन के अंदर आता भी है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंस लीड्स टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस बाय द बिजनेस कंसर्न। अब अगर हम अपने घर में आसपास बात करें तो मान लीजिए मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूँ और आप जाएं किसी 5 स्टार होटल में एंड जा करके खाना खा के वापस आ जाए, और यही 10,000 रुपीज़ अपनी मदर को देंगे, सो इट्स लाइक वो पूरा 1 महीने का घर सारा कुछ कर लेंगे, खाना एंड ऑल, लंच डिनर सारा कुछ हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इस पैसे का। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज को बिजनेस पैसे का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट यानी इफेक्टिवली फाइनेंस को लेके आना और इस फाइनेंस का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना एक अच्छा बिजनेस कंसर्न का हम कह सकते हैं नींव रहती है, एक बेसिक चीज रहती है। नो इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। हेंस जो फाइनेंशियल मैनेजर है मस्ट डिटरमाइन द बेसिक ऑब्जेक्टिव अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो 2 ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे पास में, कौन कौन से सुन रखे होंगे। एक हो गया मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड देन एक हो गया मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी कंसर्न है, प्रॉफिट के बिना कैन नॉट सर्वाइव। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, वेदर इट इज अ बिग बिजनेस, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट्स। नो पहले का ये ऑब्जेक्टिव है, या हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव किसी भी पर्टिकुलर कंसर्न का। नो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या बोला जाता था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम लोग पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, यानी हम यहाँ पे एनजीओज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज आती ही इसलिए है, यानी हम कह सकते हैं कोई भी एंटरप्राइज, पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाटएवर फॉर्म ही इसलिए करी जाती है कि वो पैसा कमाए या प्रॉफिट अर्न करे। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच, पहले की अप्रोच है विच एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। नाउ फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, यानी बहुत सारे हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविस्ट थे, या हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट किया है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट किया है और एक सेक्ट है पूरा का पूरा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सपोर्ट करता है ना। कुछ फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स है इसके फेवर में और कुछ अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करूं तो फेवरेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, कि मेन एम यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट है किसी भी बिजनेस कंसर्न का। प्रॉफिट एक पैरामीटर है बिजनेस ऑपरेशंस को जज करने का। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, किसके थ्रू पता चलेगा, प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है वो, उसको फायदा कितना हो रहा है ना। प्रॉफिट आपका रिस्क रिड्यूस कर देगा। रिस्क कैसे, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ
लॉस अर्न करने लग गए, रिस्की हो गया, क्या बहुत सारे बिजनेसेस बिक गए, बहुत सारे बिजनेस कंसर्न्स थे जिन्होंने सोल्ड आउट कर दिया, मर्जर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई आपकी, बहुत कंसर्न्स ने खरीद लिया किसी चीज़ को। नो, क्या हुआ यहाँ पे, बिकॉज दे वर अर्निंग लॉसेस। अब प्रॉफिट जैसे जैसे हम अर्न करते हैं ना, तो ये जो रिस्क है ये मेरा खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं रिड्यूस हो जाता है, ये अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है मेरी। नो, प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसा जब मेरे पास में आता है, बिजनेस एंटरप्राइज के पास में जो पैसा आता है वो मेन सोर्स क्या है, प्रॉफिट। भाई अपना ही पैसा ऑब्वियस सी बात है अर्न करते हैं एंड उसको अपनी एंटरप्राइज के अंदर लगाते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मीट्स दी सोशल नीड्स ऑल्सो। आज के टाइम पे आपने CSR एक्टिविटीज के बारे में सुना होगा कि एक एंटरप्राइज जितना अर्न करती है उसका 2% सोशल एक्टिविटीज के अंदर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सोशल सर्विसेज वगैरह को देती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सोशल नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करेगी। ये है हमारे कुछ फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। कुछ अनफेवरेबल चीज़ें भी हैं, कुछ अनफेवरेबल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ये क्या कहते हैं, इससे एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स का। यानी कि जब एक एंटरप्राइज ये सोचने की कोशिश करे कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो किसी भी हद तक जाएगी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। लेबर्स को एक्सप्लॉइट करेगी, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेगी, हायर रेट चार्ज करने की कोशिश करेगी, हायर प्राइसेस चार्ज करने की कोशिश करेगी, जस्ट बिकॉज दैट एंटरप्राइज वांट्स टू अर्न प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कई बारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हो जाती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब हो सकता है कि अग्रीमेंट्स वगैरह कर लें ये लोग आपस में कि एक काम करते हैं, कोई भी डिस्काउंट्स नहीं देगा, हम सारे ही हायर प्राइसेस के ऊपर सेल करते हैं, कस्टमर को तो लेना ही पड़ेगा। या करप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका प्रॉफिट अगर हमारा मेन एम है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू इनइक्वालिटीज अमंग द स्टेक होल्डर्स। दिस इज स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स हो गया ये, स्टेक होल्डर्स। इनइक्वालिटी हो जाता है कई बार। इनइक्वालिटी का मतलब कि मान लेते हैं हम बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना, इन दिस सिचुएशन डिबेंचर होल्डर को तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, लेकिन हो सकता है इक्विटी होल्डर को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है वो आने लग जाती है। तो ये कुछ अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद में आया, क्योंकि ये जो अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स थे ये मेरे इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे, इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे कि ये माना गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कि येस, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। और वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। तो हमने क्या बोला कि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे ना। व्हाट एग्जैक्टली वेल्थ को मैक्सिमाइज करना मीन्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच वो क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम लोग लेटेस्ट जो इनोवेशंस की बात करते हैं, लेटेस्ट इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। आज के टाइम पे जो बिजनेस कंसर्न्स हैं वो किसके बारे में बात करती हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करती हैं। हम लोग सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो टर्म है यहाँ पे वेल्थ, इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना, वो इंसान की वेल्थ बढ़ाना जो मेरे बिजनेस एंटरप्राइज का एक्चुअल ओनर है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, नेटवर्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है आपका। फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। अब यहाँ पे फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहाँ पे जिस डाउन करने की कोशिश करी है। कौन कौन से, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। कभी आप किसी एक ऐसी एंटरप्राइज का कोई गुड्स परचेज करें जिसकी इमेज बहुत अच्छी है, जैसे आई बिलीव लॉकडाउन में या इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपने देखा होगा टाटा ग्रुप की क्या इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। तो इन दिस सिचुएशन क्या जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं इनके गुड्स लेना, ये सारा कुछ करना। नो, अब ये सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम इनके गुड्स ले रहे हैं बिकॉज इनकी इमेज अच्छी है, इनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई है, तो क्या इनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव, आई कैन से अ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव एज इन व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नाउ
जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कंसिडर करता है कंपैरिजन वैल्यू का टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद बिजनेस कंसर्न। नाउ टोटल वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। अब एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी। प्रॉफिट में क्या होता है पता है? हो सकता है कि आपने 1 करोड़ की कोई मशीनरी लगाई, आपको एक साल मान लेते हैं 10 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ, 15 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ। अब यहाँ पे हम केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो हम केवल इसको डील करेंगे, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर ना ये जो कॉस्ट लगी और ये जो आपका इनकम आया इसको कंपेयर करके देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ बेटर, हम कह सकते हैं तरीका, बेटर तरीका है मेजर करने का कि एक्चुअल में क्या मेरा रिस्क मिनिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कॉस्ट जो इनिशियली मेरी कॉस्ट इनकर हुई है हम उससे कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों चीज कंसिडर करता है, एक तो टाइम पीरियड भी कंसिडर कर रहा है कि ये जो 10 लाख का प्रॉफिट आया है ये कितने टाइम में आया है आपका प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं है जो आना चाहिए था 6 महीने में आया है 8 महीने में। तो दोनों चीजें कंपेयर करेंगे, रिस्क भी कंपेयर करेंगे कि उस प्रॉफिट को अर्न करने में मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व था। दिस ऑल्सो इज कंसिडर्ड इन मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेगा। यहाँ पे हमको वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, केवल और केवल हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना कि हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करेंगे, हमको यहाँ लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करना है। तो हम एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस 1 करोड़ की मशीनरी से इतना प्रोडक्शन कर ले कि इस साल मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हम क्या करेंगे, इसको इतना चलाएंगे, इस तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि 10 साल तक मेरे को इससे प्रॉफिट डिराइव होता रहे। तो अगेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर ये बात करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या होगा, इस साल जितना प्रॉफिट कमा पाओ कमा लो, वो एक छोटा ऑब्जेक्टिव है, या हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। Now it ensures the economic interest of the society। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका प्रोटेक्टेड रहता है। अगेन हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम इमेज सुधारने की बात कर रहे हैं, हम कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। मेरा सोसाइटी का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इंश्योर हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाएगा ना। ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव्स की बात। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर अप करे, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ब्रॉडर एस्पेक्ट कौन सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वो वाला हमारा थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्टिव। नाउ अगर हम देखने की कोशिश करें व्हाट आर दी वेरियस अप्रोचेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो अप्रोचेस हैं वो स्कोप बताएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, नाम से पता चल रहा है फाइनेंस का मैनेजमेंट, जो भी हमने कवर अप किया मीनिंग के अंदर कि फाइनेंस का मैनेजमेंट इज माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ना अगर मैं अप्रोचेस की बात करूं, अप्रोचेस का मतलब क्या हुआ, स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होगा। अगर मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर कंसर्न का फाइनेंशियल मैनेजर अपॉइंट करूं, आपका काम क्या है, पैसा लेके आना बिजनेस एंटरप्राइज के लिए और ये सोचना कि इस पैसे का करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे पैसा लगाना है, किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है हमको अपनी वेल्थ को, क्या ये आपका काम रहेगा। तो ये जो स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 अप्रोचेस हो सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक मेरी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो मेरी पहले की अप्रोच थी ना, तो पहले क्या है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल, नाम से ही पता चल रहा है पिछले टाइम की अप्रोचेस, ये हम कह सकते हैं 1950s के आसपास की अप्रोच थी। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक फाइनेंशियल मैनेजर था उसका काम पता क्या रहता था, केवल पैसा लेके आओ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, दैट्स इट।
कि एक फर्म को 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजर का काम कितना होता था ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। दिस वाज टिल मतलब समवेयर अराउंड 1950s तक ये कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद में व्हाट हैपेंड, 1950s के बाद में जब बिजनेस एंटरप्राइज थोड़ा सा हम कह सकते हैं डेवलप होने लग गए, उनको ये रियलाइज होने लग गया कि मेरे पास में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले तो इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती थी क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट बाद में क्या हुआ, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते थे कि अभी ये जो फाइनेंशियल मैनेजर था इसका जो रोल हुआ ये क्या ब्रॉडर एस्पेक्ट में चला गया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। अब इसका रोल क्या रहा, केवल और केवल प्रोक्योरमेंट इसका केवल काम नहीं रहा, ये जो यूज है ना फंड्स का, दिस वॉज ऑल्सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 10 लाख लेके तो आ गया, 10 लाख लेके तो आ गया, ये 10 लाख को आप कहाँ पे लगाना है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या बात करी, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात करी कि किन किन सोर्सेज से हम फंड्स को लेके आ सकते हैं। लेकिन आपकी मॉडर्न अप्रोच क्या बात करती है, पैसा लेके आना और पैसे को कहाँ पे लगाना है, मुझे अपने पास कितना रिटेन करना है, लॉन्ग टर्म असेट्स में कितना लगाना है, शॉर्ट टर्म असेट्स में कितना लगाना है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और किस सोर्स से कितना पैसा लेके आना है, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिबेंचर से कितना पैसा लेके आना है, देन आपके जो है शेयर्स से कितना पैसा लेके आना है, शेयर्स के अंदर हम कह सकते हैं शेयर्स के अंदर आपका हम कह सकते हैं प्रेफरेंस से कितना लाना है, इक्विटी से कितना लाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया ना। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग नो प्लान्स बनाना हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एक बिजनेस कंसर्न की जो है लीड करती है टू टेक फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द कंसर्न। नो फाइनेंशियल प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस कंसर्न का जो हेल्प करती है प्रमोशन को एक एंटरप्राइज के। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल प्लान। ना फाइनेंशियल प्लान्स क्या है, कहाँ से कितना पैसा लगाना है, किसको क्या लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग लाइक प्लानिंग दी फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको फाइनेंस प्लान आउट करना। एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एक्विजिशन फंड्स का मतलब हुआ फंड्स को एक्वायर करना। ना मेजर पार्ट आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डील करता है एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यानी आपको वो पॉसिबल सोर्सेस टैप करनी है जहां से आप फाइनेंस लेके आ सकते हैं, एंड दैट टू मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। फाइनेंस लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मिनिमम कॉस्ट पे लेके आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हायर कॉस्ट पे फाइनेंस लेके आएंगे अगेन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट के बिना आपकी एंटरप्राइज नहीं चल पाएगी। नाउ प्रॉपर यूज करना, अब आपने मिनिमम कॉस्ट पे ये जो पैसा लेके आया है इसको आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि इसके ऊपर आप प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। नाउ फाइनेंशियल डिसीजंस, आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब कि कितना आपको पर्सोनल चाहिए, कितना आपको मार्केटिंग के अंदर चाहिए, वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑटोनॉमी में हम कह सकते हैं अकेले तो वो कर नहीं सकते। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस एक अच्छे बिजनेस कंसर्न के लिए, साउंड बिजनेस कंसर्न के लिए आपको डीलिंग करनी पड़ जाएगी। ना इंप्रूव होगी प्रॉफिटेबिलिटी, इससे आप सारा कुछ ऑब्वियसली अच्छा रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंप्रूव करेगी अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं या आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने फंड्स का। अगेन वैल्यू इंक्रीज करेगी आपकी फर्म की, प्रमोट होगा सेविंग्स, जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहेगी या हम कह सकते हैं वेल्थ आपकी मैक्सिमाइज होगी, वैसे वैसे हम मोबिलाइज कर पाएंगे अपनी सेविंग्स को, सेव करेंगे, अपनी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर वापस से इन्वेस्ट करेंगे, एंड क्या होगा और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी, फर्म जिसको हम लोग कहते हैं ना ग्रो करेगी मेरी फर्म। देन क्या क्या डिसीजंस एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजर को लेना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल डिसीजंस जो हमने यहाँ पे कवर अप करे थे ना, कि एक पर्टिकुलर फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो क्या क्या फाइनेंस डिसीजंस जो है हमको लेने पड़ेंगे, या कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस जो है हमको लेने पड़ेंगे। तो
फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोग 3 तरीके से लेते हैं। एक तो हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, एक तो हो गया फाइनेंसिंग का डिसीजन, और तीसरा हो गया मेरा डिविडेंड का डिसीजन। एक एक करके कवर अप करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगर आपको मैं 20 लाख रुपीस का फंड दूं, क्या करेंगे आप इस 20 लाख से? एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन खरीद सकते हैं, ओके, मशीन खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, XYZ, या कैन आई से लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? कैपिटल बजटिंग के अंदर जो हम लोग कवर अप करते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा आपने यहाँ लगा दिया लॉन्ग टर्म के अंदर, और कुछ पैसा आपने अपने पास में रख लिया डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। क्या एक बिजनेस एंटरप्राइज को डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए रहता है? रॉ मटेरियल खरीदना हुआ, क्रेडिटर्स को पैसा देना हुआ, ऐसा कुछ भी जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा लगाना। तो दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर पैसा लगा सकते हैं या फंडिंग लगा सकते हैं। एक तो मेरा लॉन्ग टर्म असेट्स हो गया, लॉन्ग टर्म यानी जब हम लोग लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, सेवरल ईयर्स तक के लिए आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं। और एक हो गया शॉर्ट टर्म, जब जैसे फिनिश गुड्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ये सारा हो गया आपका शॉर्ट टर्म असेट्स। उसके बाद में फाइनेंसिंग डिसीजंस की अगर हम बात करें, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब फाइनेंस को लेके आना ना, फाइनेंस को जो हमें लेके आना है अपनी एंटरप्राइज के अंदर। तो क्या अगेन फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो गया लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो हमको चाहिए रहता है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैन बी पॉसिबल हो भैया। देन शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम छोटे समय का लोन ले सकते हैं, या कुछ ऐसे तरीके के डिबेंचर्स या कुछ ऐसा इशू कर सकते हैं, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसा लेके आ सकते हैं। अगेन तो फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या हो गया, जब मैं पैसा लाने की बात कर रही हूँ। अगेन मैं पैसा भी दो तरीके से ला सकती हूँ, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ला सकती हूँ, मिडिल टर्म के लिए भी ला सकती हूँ, और शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा ला सकती हूँ। नाउ आफ्टर एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड एंड मैंने एसेट्स को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस पिक्चर्स के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो पैसा लेके आया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितना पैसा चाहिए था, 20 लाख का। अपने पुराने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली मेरे को 20 लाख का पैसा चाहिए था। तो अब मैं क्या डिसाइड करूंगी, पहले तो मेरे को ये 20 लाख कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि मुझे ये 20 लाख चाहिए 5 साल के लिए। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब ये जो 20 लाख है कहाँ से लेके आएंगे, कितना कहाँ से लेके आएंगे? क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिबेंचर्स इशू करना, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स इशू करना। कितना डिबेंचर से लेके आना है, कितना प्रेफरेंस से लेके आना है, कितना इक्विटी से लेके आना है? कैन आई से इन शॉर्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो ये पैसा अलग अलग सोर्सेज से लेके आऊँगी ना, ये किसकी बेसिस पे लेके आऊँगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, कि मेरे को ये डिबेंचर को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मेरे को ये प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा, मेरे को इक्विटी को कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ओवरऑल ये कॉस्ट किसकी सबसे ज़्यादा कम आ रही है, उस अकॉर्डिंगली सोर्सेज डिसाइड करेंगे। ये सारे डिसीजंस कहाँ पे लेते हैं हम, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा, जहाँ पे हमने कहा ये 20 लाख रुपए कहाँ पे मैं लगाऊंगी, यानी कहाँ पे यूज करूंगी, और ये 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे, किस रेशियो में लेके आएंगे, ये स्टडी करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर। मेनली यहाँ पे ब्रॉडली 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर। ब्रॉडली, अगेन ब्रॉडली मैं कह रही हूँ क्योंकि और भी ऑब्वियसली छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं। तो ब्रॉडली 2 चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, जो डिटेल में कवर अप करेंगे। इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर कौन कौन से 2 ब्रॉड चैप्टर्स रहते हैं आपके, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बजटिंग, जो अभी हम लोग कवर अप करेंगे फर्दर उसके लेक्चर्स के अंदर, एंड
शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म मीन्स आपका वर्किंग कैपिटल। नाउ तीसरे टाइप के डिसीजंस रहते हैं डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस क्या हो गए, अगर एक कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, अब ये इसके पास में 2 ऑप्शंस हैं, एक तो अपने पास में रख ले जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन करना और अपने ही बिजनेस के अंदर लगा दे इसको, और दूसरा क्या हो गया, एज अ डिविडेंड दे दे। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि अगर इसको 20 लाख रुपए चाहिए तो ये 20 लाख रुपए कहाँ से चाहिए ये देखेंगे, फिर ये जो 20 लाख रुपए आए इनको कहाँ लगाना है, आपको यूज कहाँ पे करना है, और तीसरा डिसीजन, ये 20 लाख रुपए आपने जहाँ से भी लगाए वहाँ से जितना प्रॉफिट मिला अब इस प्रॉफिट का करना क्या है, शेयर होल्डर्स को देना है या अपने पास में रखना है। तो ये मेजर डिसीजंस रहते हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगेन इन डिसीजंस को हम डिटेल में कवर अप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर फर्दर लेक्चर्स के अंदर डेली। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हुआ, ये जो पैसा लेके आ रहे हैं हमने कहा ना कि 20,000 अगर चाहिए आपको तो इसको लाने के बहुत सारे तरीके हो गए, बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिया, या हम कह सकते हैं शेयर्स इशू कर दिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपके ना सोर्सेज मींस वो तरीके जिससे या वो वेरियस वेज जिससे एक पर्टिकुलर कंसर्न, एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज पैसा लेके आ रहे हैं। नो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टेट दैट हाउ मच कंपनीज आर मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर देयर रिक्वायरमेंट, यानी कितना फाइनेंस आप लेके आ रहे हैं या किन किन तरीके से किन किन जगह से आप फाइनेंस लेके आ रहे हैं। अगेन लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए हो सकता है, आप किसी भी चीज़ के लिए लेके आ सकते हैं, फिक्स्ड असेट के लिए फाइनेंस लेके आ सकते हैं, रोज रोज के खर्चों के लिए फाइनेंस लेके आ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जो हम लोग सोर्सेज की बात करें फाइनेंस के तो हम लोग बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी हो गई बेस्ड ऑन दी पीरियड। अब पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बोले तो 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक तो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म सोर्सेज जब मेरे को 10-20 साल के लिए पैसा चाहिए, एक हो गया शॉर्ट टर्म सोर्सेज जब मेरे को 1-2 साल के लिए पैसा चाहिए। तो बेस्ड ऑन दी पीरियड हम बोल सकते हैं कि मेरा जो फाइनेंस है वो 2 तरीके का हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती हूँ, मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हूँ, मैं लॉन्ग टर्म लोन ले सकती हूँ, मैं फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकती हूँ, मैं डिबेंचर्स इशू कर सकती हूँ। वेरियस सोर्सेज कैन बी देयर लंबे समय के फाइनेंस के लिए। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म सोर्सेज की अगर हम बात करें, किसी से उधार ले लेते हैं, ट्रेड क्रेडिट, उधार पे सामान ले लिया आपने, बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट ले लिया, कस्टमर से एडवांस ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, या हम कह सकते हैं जो भी सोर्सेज जिनके थ्रू आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेके आ रहे हैं वो सारे के सारे सोर्सेज आपके क्या हो गए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो गए। अगेन ये सारे को हम लोग कवर अप करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक तो हो गया मेरा खुद का फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, एक हो गया बोरोड कैपिटल, बोरोड यानी उधार लिया हुआ कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या हो गया, जो मेरा खुद का, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, मेरी खुद की अर्निंग जो मैंने रिटेन करी है, मेरा सरप्लस, मेरा प्रॉफिट, ये मेरा खुद का है जिसको हम लोग बोलते हैं ओन्ड कैपिटल। दूसरा तरीका क्या हो गया, बोरोड, जो हम लोग बाहर से लेके आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन लेके आ रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ये सारे क्या हो गए आपके, आपका हम कह सकते हैं बोरोड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंस के जो मेरे एंटरप्राइज के अंदर से ही निकल के आ रहे हैं सोर्सेज, और एक हो सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज फाइनेंस के, जब हम एंटरप्राइज के बाहर से, अपने बिजनेस कंसर्न के बाहर से फाइनेंस जो है लेकर के आ रहे हैं तो वो हो गया एक्सटर्नल सोर्स फाइनेंस का, कुछ भी हो सकता है। अब एक ही पर्टिकुलर फाइनेंस का तरीका जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है। अब एक एक करके कवर अप करेंगे। इक्विटी शेयर्स,
प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि इन्हीं के ऊपर फर्दर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह पढ़ेंगे, तो इन्हीं के ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स के ऊपर। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हम लोग कवर अप करेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मेरे ख्याल से 11-12 से पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑर्डिनरी शेयर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, यानी वो शेयर जो प्रेफरेंस के बाद में आते हैं, ये एक्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनीज के। इक्विटी शेयर जिनको कोई हम कह सकते हैं सेट अमाउंट नहीं मिलता डिविडेंड का, जो बचा कुचा रहता है वो इनको डिविडेंड में हम देते हैं, जो भी बचा प्रॉफिट में वो इनको देंगे, कभी कभी तो नहीं भी मिलता है इनको डिविडेंड, वोटिंग राइट्स इनको मिलती हैं। प्रॉफिट यहाँ हम कह सकते हैं डिविडेंड फिक्स नहीं है इनका, लेकिन हाँ वोटिंग राइट इनकी रहती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो क्या एडवांटेज हुआ भाई, कि अगर इनको डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है ढंग से, तो एडवांटेज क्या हुआ आखिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो एक एक करके एडवांटेज देखते हैं। एक तो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स मेनली पूरी लाइफ टाइम के लिए होते हैं, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेट करेगी ना तब पैसा देना पड़ता है इनको, वो भी अगर आपके पास पैसा बचा तो, अदरवाइज तब भी नहीं मिलता। तो अगेन लाइफ टाइम के लिए आपके पास सोर्स हो गया फाइनेंस का, पैसा मिल गया, वापस भी नहीं करना अभी आपको, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज वोटिंग राइट रहती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवांटेज है कि उनको क्या मिल रहा है, वोटिंग राइट मिल रहा है, कि वो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज, एक पर्टिकुलर कंसर्न के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, कोई फिक्स्ड डिविडेंड इनको नहीं मिलता। इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन। तो एक एंटरप्राइज अगर उस प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही, कोई बात नहीं है, नहीं देगी प्रॉफिट, नहीं देगी आपको डिविडेंड, क्यों, क्योंकि उनको तो फिक्स डिविडेंड देना ही नहीं है। तो ये एक हम कह सकते हैं एडवांटेज है एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मेजर फैक्टर जो इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंपनी, दे हैव टू यूज मोर ऑफ शेयर कैपिटल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लेस कॉस्ट व्हेन कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले के टाइम पे ये आपका कॉन्सेप्ट जो था ये ट्रू था, क्योंकि पहले के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो आपका हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या माना जाता था, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बट अगर मैं यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इक्विटी जो है वो आपका कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस रहती है। क्यों रहती है, अगेन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डिटेल में कवर अप करेंगे। नाउ रिटेन्ड अर्निंग, कई बार क्या होता है ना कि प्रॉफिट अर्न किया, इक्विटी को नहीं दिया, रिटेन कर लिया अपने पास में। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गए इक्विटी शेयर होल्डर्स के, आपको पूरी लाइफ पैसा नहीं मिलने वाला। आप कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना वो मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा दखल देते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स रहता है, स्पेक्यूलेशंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए काफ़ी टाइम तक आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में ये लगता है कि कंपनी के पास में पैसा नहीं है, कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं बचा, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला। तो उससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कंपनी का जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो गिरने लग जाता है। लिमिटेड इनकम रहेगी इन्वेस्टर को, क्योंकि कभी मिलेगा पैसा कभी नहीं मिलेगा पैसा, दिस एंड दैट। ना प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो नाम में ही लिखा हुआ है, नाम में ही लिखा हुआ है दिस इज प्रेफरेंस, यानी ये इनको प्रेफर करते हैं हम लोग जब डिविडेंड देने की कोशिश करते हैं। नाउ तो प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो कितने तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है आपका, मान लेते हैं ये ईयर 1 आपको 100 रुपये डिविडेंड देना था इक्विटी शेयर होल्डर्स के, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, और ये था मेरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, आप इसको नहीं दे पाए पैसा 100 रुपये का, अब क्या होगा, अब आपको अगले साल सेकेंड ईयर पे जो ये 100 देना था ना सेकेंड ईयर वाला, आपको अब 200 देना पड़ जाएगा। यानी ये जो इनका डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट करता जाता है। तो एक मेरे ऐसे
शेयर होल्डर्स जिनका डिविडेंड अक्यूमुलेट करता जाएगा। आप एक साल ना दें, आपको दूसरे साल अगेन बढ़ा के देना पड़ जाएगा। दूसरे टाइप के आपके शेयर होल्डर्स हो गए नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर आपका अक्यूमुलेट नहीं करता। यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर कभी नहीं दे पाए, कंपनी इंसॉल्वेंट है या ऐसा कुछ सिचुएशन, तो अगेन आपको प्रॉफिट यहाँ पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, अब 10 साल के बाद इनको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये हो गए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करूं जिसका पूरी लाइफ टाइम में मुझे कभी पैसा नहीं वापस करना, खाली जब मेरी कंपनी लिक्विडेट करेगी मुझे तब पैसा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मेरे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब 100 रुपये इनका डिविडेंड था और मेरी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ किसी साल, हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, जो भी हुआ सबको दे दिया। अब जो मेरे पास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा ना, इसके अंदर से भी ये कुछ हिस्सा लेंगे। ये कौन से शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी अपना हिस्सा तो लेंगे ही लेंगे, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें से भी हिस्सा लेंगे। ये हो गए मेरे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले सिंपल वाले होते हैं, खाली अपने डिविडेंड से मतलब रहता है इनको। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इनको ऑप्शन मिलता है कि ये चाहे तो अपने इस प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल को अगेन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट, फीचर्स की बात करें अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो फीचर्स बहुत इजी है। एक तो मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है कई बारी, मतलब यूजुअली जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं ना वो 10-20 साल के इशू करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेच्योरिटी पीरियड रहता है। रेसिडुअल क्लेम ऑन इनकम रहता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं, कई बारी जो आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है अगर वो पार्टिसिपेटिंग इन नेचर है। नाउ असेट्स के ऊपर क्लेम रहता है। जब कंपनी लिक्विडेट करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले मिलता है इक्विटी के कंपेरिजन में। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, preference shareholders does not have voting right, hence they cannot have control over the management of the company, क्योंकि वोटिंग राइट्स किसकी रहती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट रहती हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए, फिक्स डिविडेंड मिल रहा है इनको हर साल, क्यूमुलेटिव डिविडेंड हो रहा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है अगर तो हर साल डिविडेंड आपका अक्यूमुलेट करता चला जाएगा। रिडेम्पशन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको पैसा भी मिल जाएगा, पार्टिसिपेशन भी होगा एक्स्ट्रा डिविडेंड के अंदर, और आपको कन्वर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन मिल सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर भी अगेन जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, एक तो फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हैं अपना डिविडेंड का, साथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये महंगा हो गया। नो वोटिंग राइट, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट का, वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि फिक्स्ड डिविडेंड ही मिल रहा है। अगर कंपनी ने मान लीजिए बहुत प्रॉफिट अर्न करा और हमारे पास में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर था, तो हमको 200 रुपये का ही डिविडेंड मिलेगा जितना फिक्स था। अब उसके अलावा हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, चाहे कंपनी मेरा कितना भी प्रॉफिट क्यों ना अर्न कर रही हो, मैं एक्स्ट्रा नहीं क्लेम कर सकती। तो अगेन एक डिसएडवांटेज मेरी परमानेंट बर्डन। कई बारी जो है हमारे पास में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर मान लीजिए आप लॉस भी अर्न कर रहे हैं, आपके ऊपर वो इकट्ठा होता जा रहा है डिविडेंड, तो जब भी प्रॉफिट अर्न करेंगे आपको इनको देना पड़ेगा, तो एक बर्डन सा जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक्सपेंसिव रहता है ये आपका। ना डिबेंचर्स की बात करते हैं। डिबेंचर्स इज व्हाट, डेट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग इश्यू करते हैं। अब डिबेंचर्स जो हो गए वो कितने टाइप के हो गए, एक तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गए, पहला हो गया मेरा अनसिक्योर्ड जो है डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर कौन से हो गए, नाम से पता चल रहा है, यानी जिनको इश्यू करने के लिए मैंने बैकअप में कोई एसेट नहीं रखा, मैंने आपसे डेट तो लिया लेकिन
उसको लेने के लिए मैंने कोई असेट गिरवी नहीं रखा, अनसिक्योर्ड। और अगर यहीं पे मैंने कोई असेट गिरवी रखा होता, किसी असेट पे चार्ज होता कि मान लीजिए मैं आपका पैसा नहीं दे पाई, तो वो असेट बेच के आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा कोई अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ये हो गया मेरा सिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी हम सिक्योरिटी रख रहे हैं असेट्स की। रिडीमेबल, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। इरिडीमेबल, कभी पैसा नहीं मिलने वाला आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए। कन्वर्टेबल, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप इसको शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता कन्वर्ट करने का, या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जहाँ पे आप एक पार्ट प्रेफर अपने डिबेंचर्स का कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर होल्डर शेयर्स के अंदर। ना फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स क्या क्या हो गए, मेच्योरिटी पीरियड होता है, रेसिडुअल क्लेम ऑन असेट्स, कई बारी क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको प्रायोरिटी क्लेम मिलता है, जैसे लिक्विडेशन वगैरह होता है ना, तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसा आपको देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स के पहले। वोटिंग राइट कोई नहीं रहती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, जैसे 10% का आपको इंटरेस्ट पे करना है किसी शेयर होल्डर, किसी डिबेंचर होल्डर को, तो आपको हर साल 10% करके पे करना पड़ेगा। कुछ MCQs कवर अप करेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। तो एक फीजिबल पर्पस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रहता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइज करेगी तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो फाइनेंस का जो फंक्शन है वो क्या कंप्राइज करता है, प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। ये कौन सा फंक्शन था, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? ये ट्रेडिशनल फंक्शन है या मॉडर्न फंक्शन है? एग्जैक्टली, दिस इज मेरा मॉडर्न फंक्शन। ट्रेडिशनल के अंदर केवल इतने हिस्से की बात हुई थी, दैट वाज प्रोक्योरमेंट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या क्या चीजें अकाउंट में लेगा, रिटर्न्स, टाइमिंग रिटर्न्स की क्या है आपका, यानी कि आप 10 लाख अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन इस 10 लाख को अर्न करने में कितना टाइम पीरियड लगा, कितना रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व था। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ब्रॉडर व्यू लेते हुए चलता है, एज इन व्हेन कंपेयर्ड विद आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सारी चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अब पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मेनली किस चीज के ऊपर फोकस करता है? ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करती है, सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करेगी। कौन कौन से फंड्स कहाँ से लेके आना है, कहाँ पे उन फंड्स को यूज करना है, उन रिसोर्सेज को, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमने क्या क्या कवर अप करी थी अभी, 3 तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या कवर अप करी थी हमने, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, 3 एक्टिविटीज। नेक्स्ट, जॉब एक फाइनेंशियल मैनेजर की इज कन्फाइंड टू, ओके, सो एक फाइनेंशियल मैनेजर का जॉब जो है कन्फाइंड रहता है कब तक, रेजिंग ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व, ओके, सो फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर अप भी किया था। लास्ट क्वेश्चन, सो प्रोसेस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की कब एंड होती है हमारी, जब जो भी मैंने प्लान आउट किया था और जो मेरा एक्चुअल में आया इसका कंपैरिजन वगैरह जो है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर वही। सो कल नेक्स्ट वाला सेशन जो रहेगा हमारा दैट इज क्लास नंबर 2 आपकी बिजनेस फाइनेंस की, उसके अंदर फुल टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।